अस्सलाम वालेकुम। हमसे है ज़माना का नेक्स्ट एपिसोड। तहरीर समरा बुखारी। सवेरे से ही घर में चहल पहल का आलम था। नीलमा ने सबके कपड़े प्रेस करने के बाद बड़ी एहतियात से कुर्सियों की बैग पर डाले थे और अब कुर्सियों पर बैठने पर मुकम्मल पाबंदी थी। दादी ने अपनी चादर धुलवाई थी। ये मई की तेज़ धूप है, कपड़ा ज़्यादा देर धूप में डालो तो रंग ख़राब हो जाता है। सरमई कलर की चादर में अभी हल्की नमी बाकी थी कि लाकर लाउंज मेरे सोफ़े पर फैला दी गई थी, तो अब सोफ़े पर भी कोई नहीं बैठ सकता था। तमाम अहले खाना, जिसमें शिबली की अम्मी, नाना, मामू और ख़ुद शिबली भी शामिल थे, नीचे कारपेट पर ही बैठे थे। दादी ने कल शाम को ही नीलू से सर में मेहंदी भी लगवा ली थी। आम तौर पे दादी सफ़ेद बाल ही पसंद करती थी, लेकिन आज तो बात दूसरी थी। इन सबको दादी के दूर पार के अजीज़ ठेकेदार नज़ीर अहमद के घर जाना है। उन्होंने काफ़ी अरसे से बेईमानियों की बदौलत खासी दौलत जमा कर ली थी और महलनुमा घर बनाया था। आज इस घर की नुमाइश की जा रही, यानी तमाम रिश्तेदार दोपहर के खाने पर मदऊ थे। जिस वक्त ये दावतनामा मसूल हुआ था, शिबली काफ़ी खुश था कि ज़ेबा भी तो मदऊ होगी और अच्छी खासी मुलाकात हो जाए। लेकिन सुबह ही फ़ोन करने पर पता चला है ज़ेबा को कॉलेज और अपनी स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल ज़्यादा अजीज़ है बनिस्बत नज़ीर अंकल के यहाँ पकने वाले कौरमे और पिलाओ के, इसलिए वो तशरीफ़ नहीं ले जा रही। सुनते ही शिबली के अरमानों पर भी ओस पड़ गई। जवादी तो पहले ही ठेकेदार की शोबाज तबीयत और इनकी बेगम की फुर्तीली मिर्ची तबीयत से आजिज़ था। सिर्फ शिबली की वजह से शिरकत मजबूरी थी। अब जो शिबली नहीं जा रहा था, इसने भी घर पे रहने का फ़ैसला किया। मैं तो कहती हूँ अब भी उठकर कपड़े बदल लो और चलो हमारे साथ। ए शिबली, तू इब्राहिम का सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन ले, ज़रा मोतबर लगेगा। और जवादी, तू भी ढंग के कपड़े पहन ले। मैं बता तो सकूँ, अब मेरे पोते भी ज़िम्मेदार इंसान बन गए हैं। दादी की बात पर नीम दराज शिबली उठ बैठा और बोला, यानी आपका मतलब है सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेने से इंसान ज़िम्मेदार हो जाता है? तो और क्या, सफ़ेद कपड़ों को दाग धब्बों से बचाना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। जवादी ने सर हिलाकर बात को आगे बढ़ाया। वे मेरा मतलब था सबको बताऊंगी, अपना स्कूल चला रहे हैं। अब तुम्हारे जो हुलिये होते हैं, लोग तो मखौल ही समझेंगे ना मेरी बात को, इसलिए कहा है ढंग के कपड़े पहन लो। हाँ शिबली, पहन लें नाना मामू का पैजामा। वैसे भी आजकल निकर नमा पैजामा लड़कियों में तो इन ही है, तू पहनेगा तो लड़कों में भी हो जाएगा। और साथ में सफ़ेद कुर्ता, पाँव में मुल्तानी खुसा। वाह वाह। जवादी ने तसव्वुर की आंख से शिबली को टखनों से ऊंचा पजामा और कुर्ते खुसे में मलबूस देख लिया था और मुसलसल दाद दे रहा था। हाँ, इब्राहिम का कद तो तेरे से छोटा है। अब जाके दादी को भी ख्याल आया। प्रोग्राम बदला, बोली, चल रहन दे, तू अपना ही कोई ढंग का कपड़ा पहन ले। हमारे लिए तो किसी ने मोहल्ले के पिछवाड़े वाले बाज़ार से भी शॉपिंग करना गवारा नहीं किया। ढंग के कपड़े आखिर कहाँ से आएंगे? जितने भी कपड़े बनवा दो, तुम लोग 2 हफ्ते बेनास मार लेते हो। तायम्मी की नज़रों में पुराने मंजर फिल्म की तरह मानद चलने लगे। दोनों ने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के बाद सब लोग अब्बा जी की पुरानी गाड़ी में पैक होकर रवाना हो गए। अब घर पर यही दोनों थे। दिन के 12 बजने को थे। गर्मी की शिद्दत पिछले दिनों के मुकाबले में आज ज़्यादा थी। लाइट चली गई तो दोनों उठकर सहन में लगे जामन के दरख्त के नीचे आ बैठे। बामुश्किल 10 मिनट ही बैठे होंगे। जवादी ने आह बढ़ के सबज पत्तों भरे जामन की जानिब देखा, फिर शिबली की तरफ निगाह डाली जो बार बार पसीना पहुँच रहा था। दादी अपना नया लॉन का सूट छत पर फैलाकर गई थी। कह रही थी बस 5 मिनट में ही ऊपर डालना है, फिर नीचे लाकर छाँव में रख देना। मेरे तो पैरों में सख्त दर्द है, तुम ज़रा छत पर जाकर ले आओ। क्या करता है यार, इतनी गर्मी में मैं तो पिघल जाऊंगा। जवादी ने इनकार के साथ ना जाने की वजह भी बता दी। तुम आइसक्रीम नहीं हो, जाओ जल्दी ले आओ। नया सूट है, इनका बड़ा शौक से बनवाया है। मेरे पैर में इस कदर दर्द ना होता तो मैं खुद जाकर ले आता। इस रात की शिद्दत से घबराकर जवादी को उठना पड़ा। छत पर गया, वहाँ से झांक कर इतला दी, सूट गायब है। 2 ही वजूहात काबिल गौर हैं, या तो किसी पड़ोसन का दिल आ गया है और वो ले उड़ी है, या फिर ये गुस्ताखी हवा की है। पहली वजह काबिल गौर है। आसपास की छतों पर तलाश करो, अगर किसी औरत का साया भी किसी छत पर दिखाई दे रहा हो तो लपक कर दबोच लो। प्यारे, इस वक्त मारे गर्मी के मेरी आंखों के आगे वैसे ही कई शक्लें बन और बिगड़ रही हैं। अच्छा फिर आ जाओ। झट इजाज़त दी गई। जवादी जैसे तैसे नीचे उतरा और आकर जामन तले बिछी चारपाई पर गिरकर हाँफने सा लगा। शिबली ने गौर से सूरत हाल को देखा, फिर मुतमईन अंदाज में सर असबात में हिलाया और बोला, चल किचन में चलते हैं। फ्रिज में जो भी पड़ा है गर्म करके खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तुम्हें मेरी अम्मा का तो पता है, फ्रिज के तो वैसे ही बड़ी खिलाफ है और बासी सालन जमा करना इनके नज़दीक पागलपन की इलामत है। क्या मतलब? यानी कि कुछ नहीं पड़ा? तुम अपने घर से ले आओ, जवादी ने मशवरा दिया।
ہمارے ہاں تو صبح ہی امی نے فریج کی صفائی کی ہے، بلکہ دھلائی کی ہے، اور اب وہ خالی بالکل نواں نکور لگ رہا ہے۔ جواب نہیں ہمارے گھر والوں کا۔ جوادی بلبلایا۔ شبلی نے فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کی۔ یار جوادی، یہ جو خوشبو آ رہی ہے، قیاس ہے کہ اس کا مرکز دور نہیں۔ آہو یار، بلکہ لگتا ہے بانو کچھ پکار رہی ہے۔ بس پھر تو مزے ہو گئے، دیکھنا ابھی دروازے پر دستک ہوگی۔ جوادی پرجوش ہوا۔ لگتا ہے قورمہ بن رہا ہے، اور کبھی کبھی ساتھ میں بریانی کی خوشبو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ شبلی تھوڑی دیر کے بعد ماہرانہ تبصرہ نشر کر رہا تھا، لیکن جوادی اب بالکل خاموش اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا؟ کیا آج آلو ٹنڈے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے؟ شبلی نے اس کی بے توجہی کو نوٹ کر کے قیاس کیا۔ ہاں، کاش آج ادھر آلو ٹنڈے ہی پکڑے ہوتے۔ بہت بڑا قورمہ بناتی ہے کیا؟ او نہیں یار، قورمے بریانیاں کتنے بڑے خطرے کی علامت ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ غریب لوگ دال سبزی سے آگے کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ بانو کا چھوٹا بھائی ہمارے ہاں پوچھنے آ جاتا ہے کہ تھوڑا سالن ہوگا تو دے دیجیے، لیکن آج یہ منحوس خوشبوئیں بتا رہی ہیں کہ طوفان کی آمد ہے۔ شبلی نے کچھ نہ سمجھ کر آنکھیں مٹکائیں، لیکن پھر فوراً ہی ٹھنک گیا۔ لگتا ہے مئی کی چلچلاتی دھوپ تمہارے دماغ کو لگ گئی ہے۔ او نہیں یوئے، میرے تو دل کو لگ گئی ہے دھوپ۔ شبلی حیران ہوا۔ تم مسلسل میرا سر کھا رہے ہو، اندر جاؤ اور ایک گلاس پانی لے کر آؤ میرے لیے۔ اس وقت گلی میں چنچی رکنے کی آواز آئی۔ جوادی چوکنا ہوا، اٹھا اور ذرا سا گیٹ کھول کر جھانکا۔ شبلی کو بھی تجسس ہوا اور پیچھے جا کھڑا ہوا۔ جس کا ڈر تھا آخر ہو گیا نا وہی کام۔ اب کہ جوادی صرف سنجیدہ تھا۔ اگر اب بھی تم نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں دھوپ میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، شبلی نے دھمکی دی۔ او یار، بتایا تو تھا، بانو کی خالہ اپنے لفنگے بیٹوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ خالہ؟ لفنگے بیٹے؟ یار، رات ہی سلطان راہی مرحوم کی ایک پنجابی فلم دیکھنے کا حسین اتفاق ہوا۔ بالکل ایسی ہی سچویشن بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ دشمنوں کی طرف سے کھرانٹ خواتین اور لفنگے نوجوان ٹانگیں بھر کر آتے ہیں، اور ادھر ہیرو صاحب اکیلے ڈانگ لے کر استقبال کو کھڑے ہیں، اور استقبال بھی ایسا کہ میں تو دیکھ کر دیر تلک سر دھنتا اور اش کرتا رہا۔ غریب چیختے چلاتے معافی پر معافی مانگتے واپس بھاگتے ہیں۔ سن کر جوادی کی نگاہوں کی چمک واپس آ گئی۔ بولا، باس، آج سے مجھے بھی سلطان راہی مرحوم کا دوسرا روپ سمجھ لو، اور ان آنے والوں کو تانگے میں بیٹھا دشمن۔ کمال ہے، بیٹھے بٹھائے اچھی بھلی صورت سے کیوں سلطان راہی کا روپ اپنانے کا تہیہ کر لیا ہے؟ تمہیں کیا پتا، تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہارے پیار کی راہ میں کوئی ظالم سماج ہے ہی نہیں، تو اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا ادھر دل لگاؤ۔ خیر، میں بھی ان دیواروں کو گرا کر دم لوں گا۔ کیوں مسلسل خطرناک باتیں کر رہے ہو جوادی؟ دیواروں تلے کیا سونا دفن ہے جو گرانے میں تل گئے ہو؟ اندر سے کوئی اخبار ہی لے آؤ، اس کو ہاتھ کا پنکھا بنا کر ہوا لو تو شاید کچھ چین پڑے۔ اخبار میں گرما گرم خبریں ہوتی ہیں، ہوا بھی گرم ہی آئے گی۔ جوادی یار، اٹھ اور ہمت سے کام لے، چل پڑوس میں چلتے ہیں۔ وہی بہانہ بہت ہے کہ والدہ صاحبہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیے بغیر ہی تشریف لے گئی ہیں۔ ہم پڑوس پر حق جتاتے ہیں اور یاد دلانے آئے ہیں۔ ہاں، کہتا تو ٹھیک ہے۔ جوادی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پڑوسی کے دروازوں کے ساتھ ہی ان کی بیٹھک بھی تھی، جس کی کھلی کھڑکی پر پردہ لہرا رہا تھا۔ یوں نگاہ اندر جانے سے قاصر تھی، البتہ کان کہکوں اور باتوں کی آوازیں مسلسل سن رہے تھے۔ دیکھ لو خالہ جی کو کیسے چہچہا رہی ہیں۔ جوادی کو ظاہر ہے ان کی بیٹی کا ڈولا اٹھنے کی امید بندی ہے، چہچہائیں گی نہیں۔ شبلی نے لاپرواہی دکھائی۔ میں اس ڈولے کو آگ لگا دوں گا، فی الحال منہ بند رکھو۔ ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سنہری خیالات کا اظہار فرماؤ گے تو کھانا نہیں ملے گا۔ دوبارہ دستک دینے کے بعد دروازہ بانو کے 10 سالہ بھائی صاحب نے کھولا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وہ بتیسی نکالتے ہوئے بولا، سو جو دروازہ کھولا تو وہی تصویر ان کے سامنے آئی۔ تمہیں پتا تھا ہم آئے ہیں جو اتنے خوش ہو رہے ہو؟ نہیں جی، آپ کو نہیں پتا، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، بڑی دور سے، اور بڑی سوگاتیں لائے ہیں۔ آئے اندر، جسے بانو کے ہاں بیٹھک کہا جاتا تھا، اس میں چلے آئے۔ بیٹھک آج واقعی بیٹھک تھی کہ یہاں وہاں سب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو انہیں بھی بیٹھنے کو کہا گیا۔ یہ پڑوسی ہے، بڑا پیار ہے ہمارے گھروں میں۔ بانو کی والدہ یعنی خالہ محترمہ نے کچھ زیادہ ہی چہک کر تعارف کروایا۔ مہمانوں نے بھی بڑی محبت اور اپنایت کے ساتھ ادھر دیکھا، جہاں مکمل بیگانگی ہی بیگانگی تھی۔ یہ جواد ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب کا بیٹا، اور یہ تو پورا گھر ہی پڑھا لکھا ہے۔ دونوں لڑکے بھی اسکول چلا رہے ہیں۔ اتنی تعریفیں تو لڑکی دیتے ہوئے ادھر نظر کیوں نہیں پڑی؟ جوادی نے جل کر سوچا، اور چہرے پر بیزاری کا تاثر مزید گہرا ہو گیا۔ آہو، یہ تو میں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ہی تو اوپڑے سے ہیں، ہمارے جیسے ہوتے تو کھلی باہوں سے نہ ملتے بھلا۔ خاتون خیالات کا اظہار کرنے میں کھلی ڈلی تھی۔ ویسے بھی ان لڑکوں کی طرف سے یوں نظر انداز کیا جانا معزز مہمانوں کو یقیناً توہین ہی محسوس ہوئی تھی۔ ہمارے شہر میں تو ایک گھر کا مہمان پورے محلے کا مہمان۔ ایک جگر گوشے نے بھی انہیں نظروں میں رکھ کر طنز کیا، اور آئندہ کے لیے ان کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا لیا۔
हमारे शहर की तो क्या ही बात, बड़ा ही प्यार करने वाले लोग हैं। बड़े शहर वाले मोहब्बत के इस स्वाद को क्या समझे। जवादी को लगा ये खतून सिर्फ इसे सुनाने के लिए ही प्यार मोहब्बत जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, ताओ दिला रही है। करना है जो कर लो, हम तो लड़की लेकर ही जाएंगे। तो आप लोग अपने शहर से इस वजह से निकाले गए हो कि वहाँ सारे प्यार मोहब्बत करने वाले बसते थे। शिबली की मासूमियत सवाल करते वक्त काबिले दीद थी। आहा, हम क्यों निकाले जाते भला, हम तो चंद दिन के लिए इधर आए हैं, फिर वापस अपने शहर चले ही जाएंगे। बराबर बैठी अंदर वाली साइड पर खुलने वाली खिड़की से झांकने की कोशिश करते साहबजादे को टोका दिया तो वो गिरते गिरते बचे। देख के खाला जी, एक तो बेटा आपके के सारे ऐश्वर्या बच्चन की तरह स्मार्ट हैं। शिबली ने लपक कर बड़े ज़ोर से लड़के को थाम लिया। ओ छोड़, ओए ये किससे मिला रहे हो, जनानियों से? हम नहीं मिलते मिलते, हवाला देना है तो किसी मर्द का दो। हाँ, तुम क्या कह रही थी अम्मा? कुछ नहीं, पता नहीं, ध्यान की तरह माँ की कभी सुनी है जो अब सुनोगे? ये तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, करतूत आगे आए हैं। ओ छोड़ो भी अम्मा, मैं ज़रा पानी पियाऊँ, प्यास लगी है। बैठे, मंगवा देता हूँ। शिबली तन कर दरवाजे में खड़ा हो गया। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं ले आता हूँ इसे, ये मेहमान नवाजी भाई नहीं। जवादी ने यहीं से बानो के छोटे भाई को पुकारा और पानी का जग लाने को कहा। ज़रा देर बाद पानी हाजिर था। लो जी, पूरा जग मंगवा दिया, अब किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिबली ग्लास भर भर के सबको पिलाने लगा। जवादी ने मौका देखकर अंदर की डाली। इस घर में कोई पर्दा तो नहीं था, बचपन से इस घर में आना जाना था, लेकिन जवान होने पर एक पाबंदी खुद ब खुद ही आयद कर ली थी। अब वो कभी बेतकल्फ़ी से इनके यहाँ नहीं आता था, लेकिन आज तो बात ही दूसरी थी। उठा और सीधा किचन में चला आया, जहाँ बानो तंदूरी से खाने बनाने में लगी हुई थी। हाँ हाँ, पकाओ पकाओ, खिलाओ इन्हें, रास्ता बनाओ इनके दिलों तक। मैं तो समझ रहा था तुम 8-8 आंसू बहाने खीर में मिर्चें और कोफ्तों में चीनी डाल रही होगी, पर यहाँ तो मैंने कस्टर्ड बनाया है और कोरमा, खीर और कोफ्ते तो बनाए ही नहीं। वाह रे वाह, मासूमियत। तो अब बना लो, किसने रोका है? अंदाज काट खाने वाला था। बानो समझी नहीं, कुछ देर इसका बिगड़ा मूड देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे क्या पता था आपका दिल खीर और कोफ्तों के लिए चाह रहा है, कल बना दूंगी। हाँ हाँ, जैसे तुम ये सब मेरे लिए ही तो एहतमाम कर रही हो ना। अंदाज़ा मज़ीद तंजिया हुआ। वो मेहमान आए हैं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। जवादी आहिस्तगी से शिबली ने पुकारा, इसे पलटना पड़ा। यार पागल तो नहीं हो गया? किचन में पहुंच गया लड़की के पास। वो बैरूनी दरवाजे के करीब खड़ा था। जो ही जवादी करीब पहुंचा, धीमी आवाज़ से डांटने लगा। जवादी कुछ सोच कर चूका, यार ख्वामख्वाह तुमने बुला लिया। अच्छा है ना, सब देखें, सबको पता चले। लड़की का तो पड़ोसियों के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। क्यों? बानो के अब्बा को हार्ट अटैक करवाने का इरादा है। तुम्हें पता तो है वो बड़ा गैरतमंद है। मुझे यकीन है हार्ट अटैक से पहले वो बानो पर अटैक करेगा, इसे मार कर ही वफात पाएगा। हाँ चचा, है तो कुछ ऐसे ही मिजाज का। और ये बानो की वालदा यानी खाला जी, ये कौन सा कम है? मेरा ख्याल है ये खुद ही लड़की का गला घोंट देंगी। जवादी ने भी इत्फाक करने के साथ मज़ीद खादशे का भी इजहार किया। तो क्या फिर तुम बानो की ज़िंदगी नहीं चाहते? चलो घर चलते हैं। जवादी बेहद उदास था। वे पुत्र जवादी, शिबली बैठो ना, अब रोटी हमारे साथ खा कर ही घर जाना। खाला की मोहब्बतें बेमिसाल थी, हाथ तंग लेकिन दिल खुला था। जवादी तो शायद इनकार कर देता, लेकिन शिबली झट राज़ी हो गया। दोनों फिर बैठक में आ बैठे। खैर से कितना कमा लेते हो दोनों? खतून ने अब के अंदाज बदला। 40-50 तो कहीं नहीं गए। हाय हाय, आंखें फैली फिर बाँचे। खुद से 1000 का इजाफा जो किया था। कितने सादा मिजाज और नेक शरीफ हो। आजकल के लड़के तो बड़े ही होछे होते हैं। मैं बंदे की बड़ी पहचान रखती हूँ, देखते ही समझ गई थी वो ख़ानदानी ना। वैसे इनके घर क्या करने आते हो? इधर तो तुम्हारे जोड़ का एक भी नहीं। मोहतरमा किस तरह हेर फेर कर अपने मतलब पर ला रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाँ जी, मतलब का तो एक भी नहीं, बल्कि सच कहूँ तो आपके मतलब का भी कोई नहीं। आप तो मुझे अपनी सकी फुप्पो की तरह लग रही हैं। जवादी जगह से उठा और इनके पहलू में जाकर बैठा। मौका गनीमत था। खाला जी इस वक्त बानो को कुछ हदायतें देने किचन की तरफ गई थी। नहीं, मैं तो इस तरह कह रही थी कि इधर कोई ना कोई इतना पैसे वाला है ना पढ़ा लिखा। बाकी ये तो मैं जानती हूँ, ये घर मोहब्बतों में कंजूस नहीं। चलो जी, बात ही ख़त्म। खतून के ख्यालात तो बेहतरीन थे। हाँ, दूर के ढोल सुहाने। शिबली जताने के अंदाज में हंसा। हाँ जी, ये तो ठीक है भाईजान, आपने कसमें। इधर हमारे पड़ोसी में शादी थी। कुड़ियाँ रात के 12-1 बजे तक ढोलक बजाकर पता नहीं किस किस से इंतकाम लेती थी। नींदें हराम हो गई थी हमारी तो। बराबर में जो घर था, मैं यही सोचता था, काश हमारा घर यहाँ से दूर होता या ये पड़ोस दूसरे मोहल्ले में बसता। बड़े साहबजादे ने शिबली से पूरा इत्फाक किया, मगर हैरान हुआ कि शिबली को इस इत्फाक से ज़रा खुशी नहीं हुई। लो जी, सब नीचे दरी पर आ जाओ, मैं दस्तरखान बिछा रही हूँ। खाला जी ने आकर ऐलान किया और मुसरत की लहर दौड़ गई। ज़रा सी देर में सब दरी पर थे। मैंने कहा नसरीन, कुड़ियों से कहो ना, तुम क्यों लगी हुई हो? वो खाना ला रही हैं आपा। वैसे बड़े ही अच्छी लड़कियां हैं तुम्हारी, मेरी बानों की तरह ही काम में फुर्तीली। हाँ, बानों की तारीफ तो ज़रूर करेंगी इनके सामने। जवादी ने कल्स कर पहलू बदला।
पढ़ो जी पढ़ो, गरम है, ज़रा एहतियात के साथ। आवाज़ और लहजा बानो का नहीं था। निगाह उठी, सामने 2 अजनबी लड़कियां खड़ी थीं। खूब कढ़ाई वाले कपड़े पहने थे। यकीनन यही हैं वो जिनकी तारीफ़ अभी खाला कर रही थी। आ जाओ नी, अब तुसी साड़ियाँ भी, बानो को भी बुला लो। अच्छा अम्मी जी, पहले खाना रख तो लें, फिर बार बार उठना पड़ेगा। लड़कियां वापस, मेरा ख्याल है मैं लड़कियों के लिए दूसरे कमरे में दस्तरखान बिछवा देती हूँ। नसरीन को बानो के यहाँ आकर खाने पर एतराज़ था कि ये इनके घर की रिवायत नहीं थी। साथ में मेहमान लड़कियों का खाना भी अंदर वाले कमरे में ही लगा दिया गया। पकाया तो बड़ा कुछ है, पर ज़रा भी स्वाद का नहीं है। जो ही खाला पानी लेने बाहर निकली, खाने से इंसाफ करती खतून मेज़बान बच्चों से ज़रा पड़े होकर धीरे से शिबली के कान में बोली। जवादी ने भी पुरजोर अंदाज में असबात में गर्दन हिलाई। आपने मेरी दिल की बात कह दी फूफी जी, असल में इनके यहाँ कहाँ ऐसे खाने बनते हैं। बेचारी ने इधर उधर से तरकीबें पढ़कर खाना बनाया होगा। हाय हाय, अफसोस का इजहार किया। फिर बोली, किसी दिन कहूँगी जमीला से तुम्हें कोरमा बना कर खिलाएं। मेरी जमीला अनीला बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। हम भी तुम्हारी तरह खाते पीते लोग हैं। ये कोरमे बिरयानियाँ हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, रोज़ ही खाते रहते हैं। फिर मैं खाला से कह देता हूँ दाल पका लें आपके लिए, वो तो नहीं होगी ना, स्वाद आ जाएगा। शिबली ने झट से कहा तो घबरा गई। ना दाल हम कहाँ खा सकते हैं, बस तो इस बात को यही छोड़ दे, कुछ ना कहना, बेचारी से दिल टूट जाएगा इसका। किसी मकार औरत है खाला, इसकी बानों की सास बनाना चाहती हैं, पता नहीं किस बात का बदला ले रही हैं। मासूम सी जवादी ने जज्बात होकर हाथ में थामा गिलास जोर से पटका। क्या हुआ? सभी ने इनकी जानिब देखा। ज़्यादा मिर्चें खा ले तो जज्बाती हो जाता है। चल शाबाश, ये दही खा ले, इसमें मिर्चें नहीं है। शिबली ने सबकी तशफी करा के इसे मशवरा दिया। मैं घर जा रहा हूँ। जवादी ने उठना चाहा। बैठो ना, अनीला से कहती हूँ चाय बनाकर पी के जाना, बड़ी स्वादी चाय बनाती है। इस गर्मी में चाय पी ली तो और भी जज्बाती हो जाऊँगा, जाने दे इसे, शिबली ने सलाद की प्लेट सामने रखते हुए बताया। अच्छा गर्मी ज़्यादा लगती है? इतना कहकर हल्का सा कहका लगाया। फिर फरमाई, बिल्कुल मेरी अनीला की तरह। अम्मा, जवान बेटा बहन की आदत पराए लड़के से जोड़ने पर जज्बाती होकर चलाया। क्या है वे, ना हर वेले का काका बनकर मुझे बुलाता रहता है। ये दोनों तेरे भाई आए बैठे हैं, मिलकर प्रोग्राम बना लो, कल ही शहर की सैर को चलेंगे। वैसे भी हम यहाँ इस छोटे से घर में सड़ने के लिए थोड़ी आए। कल ही शहर की सैर को चलेंगे, वैसे भी हम यहाँ इस छोटे से घर में सड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। अभी रास्ते में रिक्शा जिस सड़क से गुजरा था, साथ साथ नहर बहती थी, किनारे किनारे घने दरख्त, हरी हरी घास। हाय रब्बा, जी तो करता था बस यही उतर जाऊं, नहर में पाँव डालकर बैठूं और तरबूज खाऊं। तो फूफी जी, ये कौन सा मुश्किल है, आप तरबूज खरीद लीजिएगा, हम कल ही आपको नहर पर ले जाएंगे। शिबली ने खुशखबरी सुनाकर सबको खुश कर दिया। ये बच्चा बड़ा गुमसुम हो रहा है। फूफी जी को जवादी की चुप से तशवीश हुई। खाना खाकर ये ऐसे ही सुस्त हो जाया करता है, फिक्र न करे, थोड़ी देर बाद फिर बोलने लगेगा। तुम लोग तो मोहल्लेदार हो, जानते होगे इनके घर के हालात कैसे जा रहे हैं। भाई जी कितना कमा लेते हैं, इनके मुंडे तो अभी छोटे हैं और फिर पढ़ने पर भी लगा दिए हैं। पता नहीं ये मशवरा किस अकल के अंधे ने दिया है इन्हें भी, जब घर में दाना नहीं तो इन बखेड़ों की क्या ज़रूरत है। और चूँकि ये मशवरा जवादी के अब्बा का था तो यकीनन पहलू बदलने का तो हक बनता था। भाई हम तो अपने बड़ों से यही सुनते आए हैं, ये पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ दिमाग में खुशकी पैदा कर देती हैं, फिर बिनता किसी जोगा नहीं रहता, इसलिए कभी किसी बच्चे पर पढ़ने के लिए दबाव नहीं डाला। हाँ, पर मेरी कुड़ियों को शौक़ था, दोनों पूरी 8 जमातें पढ़ गई हैं। इनके अब्बा तो जब लाड के मूड में होते हैं इन्हें प्रोफेसर पुत्र ही कहकर बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, अब्बा और अब्बा का लाड जिंदाबाद, बस कोई प्रोफेसर ये लाडला फिक्रा ना सुन ले। जवादी बुड़बुड़ाया। यहाँ इस शहर में सैर करने वाली कौन कौन सी जगह हैं? बड़े साहबजादे ने सवाल किया, और चूंकि बड़े साहबजादा ही जवादी को सबसे ज़्यादा खटक जवाब देने की बजाय तपाई पर पड़ी किताब उठा ली। अनवान था टार्जन और छन छंगू। यकीनन ये बानो के किसी ब्रदर अजीज़ की होगी। इस वक्त जवादी की सारी दिलचस्पियाँ इस किताब में सिमट आई थी। बताया नहीं जी आपने? अब वो शिबली से पूछ रहा था। मकामात तो बहुत से हैं, अब ये तो अपने अपने मिजाज पर है ना। मैंने सुना है इधर मिज़ार भी बहुत है, मेले लगते रहते हैं वहाँ पर, और जलेबियाँ, कतलमे, कचौड़ियाँ बड़ी स्वादी मिलती हैं इन मज़ारों पर। फूफी जी की मालूमात पर शिबली झूम उठा और बोला, कोई ऐसे वैसे मेले समझे, ये तो शहर ही मेलों ठेलों का है, हमें भी दिखाए ना मेला, वहाँ पर मौत का कुआं भी ज़रूर होगा। लड़का बड़े जोशो खरोश से बोला। मौत के लिए कुएं पर जाने की क्या ज़रूरत है, गले में रस्सी का फंदा डालकर पंखे से लटका जा सकता है। जवादी ने किताब बंद करके समझाया था। ओ नहीं जी नहीं, आप समझे नहीं। हाँ तुम पढ़ो अपनी किताब, जो मज़ा कुएं में डूब के मरने में है वो भला पंखे के साथ लटकने में कहाँ। शिबली ने किताब खोलकर दोबारा जवादी के हाथ में थमाते हुए कहा, नी कुड़ियों, नी जमीला, नीला किधर जाकर बैठ गई हो, इधर आओ, सैरों के प्रोग्राम बन रहे हैं। फूफी सहन की खिड़की खोलकर आवाज़ लगाई।
جمیلہ انیلا کے ساتھ ساتھ خالہ نسرین بھی یقیناً اعلان سن کر ہی چلی آئی تھی۔ لڑکیاں جتنی خوش دکھائی دے رہی تھی، خالہ کے چہرے پر اتنی ہی پریشانی تھی۔ آتے ہی بولی، ہے اس گرم موسم میں سر کو لو لگ جائے گی، گردن توڑ بخار ہو جائے گا۔ نی چپ ہوئی کر، کیوں منحوس الفاظ زبان سے نکالتی ہے؟ کچھ خیال کرو، مہمان ہے تمہارے گھر میں۔ پھوپھی خالہ نسرین سے خفا ہو گئی۔ ہم اس فیشنی شہر کے رہنے والے نہیں ہیں کہ تپی ہوئی ہوا بھی برداشت نہ ہو۔ ہمارے گھر میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بغیر پنکھے کے بھی ہم ہنستے مسکراتے رہتے ہیں۔ خالہ نسرین تھک ہار کر خاموش ہو گئی، لیکن پریشانی چہرے سے ہوا دی تھی، جس کی وجہ اس وقت لڑکوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کہاں جائیں گے اماں اور کس وقت جانا ہے؟ پہلے سے ٹائم بتا دو، پھر جو تیار ہونے لگتے ہیں تو تم بولنے لگتی ہو۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، یہ بڑا شہر ہے، ہم آج شام کو نہر پر جائیں گے، رات کا کھانا نہر کنارے ہی کھائیں گے۔ پروگرام کا اعلان ہوتے ہی دونوں لڑکوں نے نفی میں سر ہلایا اور چلائے، یہ غضب نہ کرنا پھوپھی، رات کو وہاں سام بچھو حکومت کرتے ہیں، ایویں ایک آدھا بھی آپ لوگوں میں سے کہیں ہو گیا تو نام ہمارے بیچارے شہر کا بدنام ہو جائے گا۔ چلو پھر جلدی آ جائیں گے اور کل کا پروگرام پکا رکھو، ہم کسی عرس میں ضرور شرکت کرتے ہیں کہ کون کون عرس منانے کے موڈ میں ہے، پھر لے چلیں گے اس مزار پر۔ اور جی، ہم نے سنا ہے لاہور میں کھانے پینے کا بھی بازار ہے، ہر طرف طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، ادھر تو ضرور جانا ہے۔ کچھ گپلو سی انیلا نے ڈھنک کر براہ راست جوادی سے فرمائش کی تھی۔ چھوڑو بھی، بڑا رش ہوتا ہے وہاں، آوارہ لڑکے ساری شام ادھر ہی گزارتے ہیں اور لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ادھر کا تو نام نہ لو۔ خالہ نسرین نے نہ جانے کیوں ایسا بیان دیا تھا، حالانکہ وہ تو آج تک ادھر گئی ہی نہیں تھی۔ تو ہم کس لیے ہیں؟ چھیڑنے والے کا منہ توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دیں گے، بھائی غیرت میں آ گیا۔ خالہ نسرین آہ بڑھ کے باہر نکلی اور دونوں اس فیملی کو پروگرام بنانے میں مصروف چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ کیا ہے خالہ، اب بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں، تھوڑی بہت تفریح تو حق بنتا ہے، واپس گھر آئیں گے۔ تمہیں کیا پتا، کیسے بتاؤں، اصل میں اتنا پیسہ کہاں ہے ہمارے پاس، یہ سیر میں ہمیں بھی ساتھ گھسیٹیں گے، پھر میزبان ہونے کی وجہ سے خرچہ بھی ہم سے ہی چاہیں گے۔ ہائے ربا، میں کہاں سے یہ سب پورا کروں گی؟ آپ مت جانا، بس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا، تو مصیبت ہے، بہانہ بنانے کہاں آتے ہیں مجھے، یہ تو بانو کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کریں گے، اور بانو کے ابا کو تو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی، رشتہ داری اپنی۔ خالہ، بانو کو کاموں میں مصروف کر دیا کرنا، ادھر یہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہوں، ادھر اسے کپڑے دھونے پر لگا دے، یا پھر مرغیوں کے ڈربے کی صفائی بھی مفید اور طویل کام ہے۔ ہاں، کچھ تو کرنا پڑے گا، سچی تم سب تو جانتے ہو کیا حال ہے ہمارے گھر کا، مہمانداری تو چلو ٹھیک ہے، پر یہ سیر سپاٹے، فکر نہ کریں، اپنے شہر کی لاج رکھیں گے اور آپ پر حروف نہیں آنے دیں گے۔ خالہ جی، باتھ روم کدھر ہے؟ بڑے والا صاحب زیادہ چلا آیا، باتھ روم کا تو نلکا خراب ہے، پانی نہیں آ رہا، ہمارے گھر چل کر نہا لو۔ اچھا، کچھ سوچا پھر اسبات میں سر ہلا دیا، اپنے ہاں لے آئے۔ باتھ روم کدھر ہے بھئی، کیا سوچنے لگے تم دونوں؟ کچھ نہیں، ادھر گیسٹ روم ہے، ساتھ میں اٹیچ باتھ، ادھر ہی گھس جاؤ۔ جوادی نے بھر کر دروازہ کھول دیا اور محترم گڑپ سے گھس گئے۔ 5 منٹ جوادی نے انتظار کیا، اس کے بعد پانی کے پائپ پر لگا ہینڈل بند کر دیا۔ او بھائی، پانی بند ہو گیا ہے، میں صابن لگا کر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، اوئے پانی کا کچھ بندوبست کرو، وہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد جب جسم پر لگا صابن کا جھاگ تولیے میں منتقل کرنے کے بعد نہانے کی خواہش دل میں دبا کر بادل نہ ہوستا باتھ روم کو خیر آباد کہہ کر لاؤنج میں قدم رکھا تو ان دونوں کو سلطان راہی کی مرحوم کی فلم ذوق و شوق سے دیکھتے پایا۔ بڑا سیاپا ہے بھئی اس شہر میں۔ کیوں بھئی، اب کیا ہو گیا؟ نیم دراز شبلی توجہ ٹی وی کی جانب رکھتے ہوئے پوچھا۔ جوادی تو کچھ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں فرمائی۔ پانی نہیں آ رہا، تولیے سے صابن صاف کر کے کپڑے پہنے ہیں، سر میں شیمپو اسی طرح لگا ہوا ہے، یار کچھ انتظام کرو۔ حضرت تو رو دینے کو تھے۔ خالہ نسرین نے اطلاع دی ہے ان کے ہاں ٹھیک ٹھاک پانی آ رہا ہے، جائیں جا کر ڈوب جائیں۔ آخری جملے پر غور کیے بغیر وہ تو لپک کر خالہ نسرین کے گھر کو چل دیے۔ شبلی نے جذبات میں آ کر جوادی کا ماتھا چوما، پھر گلو گیر آواز میں فرمایا، 100 عاشق مرے ہوں گے تو آپ کی پیدائش کا منحوس واقعہ پیش آیا ہوگا۔ مان گئے آپ کو، سچ مچ مان گئے، تسی گریٹ ہو۔ شام کو بانو کا بھائی بلانے آیا تھا، اس اطلاع کے ساتھ کہ مہمان تو بالکل تیار ہے۔ ادھر جو آئے تو واقعی مہمان تیار اور پرجوش تھے۔ تربوز تو مل جائیں گے نا؟ پھوپھی نے کچھ فکر مندی کے عالم میں دریافت کیا۔ فکر نہ کرے، تربوز نہ ملے تو فال سے لے لیں گے، جوادی نے اپنے انداز میں تسلی دی۔ مکھول نہ کرو، میرا مطلب تھا کہ نہر کے کنارے تربوز نہ کھائے جائیں تو کیا فائدہ نہر تک جانے کا۔ بس رہن دو ماں، تربوز تو ہم اپنے شہر میں بھی کھاتے رہتے ہیں، آج تو برگر کھائیں گے۔ جمیلہ چہکی تھی، دفعہ دور انگریز کی بچی، مجھے نہیں اچھے لگتے یہ برگر شرگر، میرے سامنے نام بھی نہ لیا کرو۔ اماں ہمارے پرانی خیالات کی ہے، آپ مائنڈ نہ کرنا۔ شرما کر انیلا بیگم نے جوادی کو اطلاع دی اور پھر درخواست کی، نہیں، میرے پرکھوں میں بھی کوئی برگر کی صنعت سے وابستہ نہیں تھا، میں نے کیوں برا ماننا ہے۔ نسرین، اب آ بھی چکو، اور یہ تمہاری بانو کدھر رہ گئی ہے؟ آپا، بانو کو تو میں نے چھت کی صفائی پر لگایا ہے، گرمی کا موسم ہے اور صحن چھوٹا ہے، کچھ بستر رات میں چھت پر بھی لگیں گے نا، آپ لوگ جائیں، ہم تو اسی شہر کے رہنے والے ہیں، یہ سب کئی بار کا دیکھ رکھا ہے۔
नसरीन इतना कहने के बाद फिर चूल्हे के पास जा बैठी और ये सब नहर की जानिब रवाना हो गए। देख लो जी, जरा भी लिहाज हो घर आए मेहमानों का, साथ चलना भी गवारा नहीं है इन्हें, और एक तुम लोग हो, कोई रिश्तेदार भी नहीं, लेकिन बात है सारे खलूस और मुरव्वत की। हाँ फूफी जी, ठीक कहती हैं आप, इनके घर में खलूस और मुरव्वत की बड़ी कमी है। इनकी लड़की की तो मोहल्ले की किसी लड़की से दोस्ती नहीं, किसी को कुछ समझती जो नहीं। लगे हाथों जवादी ने बानो की बुराई भी कर दी। अच्छा, हमारे ख़ानदान में बड़ी तारीफ़ें होती हैं इस लड़की की, जो भी इधर से होकर जाता है बानो की बड़ी ही तारीफ़ करता है। तुम बड़ी भोली हो फूफी, इनकी सियासत नहीं समझी, वो तो चाहते ही यही होंगे लड़की कहीं ठिकाने लगे ताकि इनके घर और सपूत तो महफूज हो जाएं। हाँ कहते तो तुम ठीक हो, ये बरादरी वाले हैं बड़े मीसने। खैर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, निपट लूँगी एक। इनके घर से तो मुझे खुद बड़ी हमदर्दी है, पैसे के लिहाज से बड़े कमज़ोर हैं बेचारे। और फिर बानो ने दोपहर को बड़ी मेहनत से खाना बनाया था। लो जी, फिर वही मुर्गे की एक टांग। जवादी सख्त बदमज़ा हुआ। नहर के किनारे खूब रौनक थी, लड़के और बच्चे छप छप नहर में छलांगे लगा रहे थे। अम्मा मैं भी नहा लूँगा, छोटा मचला था। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब ही नहाएंगे। भड़े की आवाज़ मारे जज्बात के फट सी गई थी। सब यानी कि सब, क्यों मरने का इरादा है? जवादी ने घबरा कर लड़कियों और अम्मा हजूर की जानिब देखते हुए कहा, मेरा मतलब है सब लड़कों से, सिर पिटा कर जवाब दिया। आए मैं भी कहूँ अपने भाईजान शहर आकर कितने मॉडर्न हो गए। अनीला ने कहका लगाया, फिर इसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई, देर तक हंसती और मज़ा लेती रही। नहीं बस कर, अंदर कर ले ये धंधिया, वो देख दो खबीस के बच्चे तुझे ही घूर रहे हैं। फूफी ने चपेट लगाने के बाद खबरदार किया, हमसे ज़्यादा सोहनी यहाँ कोई लग भी तो नहीं रही। हमने तो सुना था बड़ी शहर की लड़कियाँ बड़ी फैशनी और सोहनी हैं, परखे तो सो बांदरियाँ सी लगती हैं सारी की सारी। वैसे मुंडे सोने हैं। जमीला ने जवादी और शिबली की जानिब इशारा करके अनीला के कान में कहा। अनीला ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, फिर दोनों शर्मा। ये जवादी को क्या हो गया है, जाकर प्लेटें तैयार करवा रहा है। शिबली अनीला को छोड़ छाट इधर को लपका। हाँ हाँ बाकी प्लेटों में मिर्चें नॉर्मल रखो, ये एक प्लेट बस समझो ये गोलगप्पे मिर्चों से ही तैयार करने हैं। आगे अब शिबली को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी, वाकई वही हुआ जैसा सोचा था। मिर्ची भरे मगर लजीज गोलगप्पे और फूफी की लालच बड़े साहबजादे नाक भी पूछ रहे हैं, आंसू भी साफ कर रहे हैं, मगर प्लेट नहीं छोड़ रहे। मिर्ची इतनी तो नहीं है। सब इनकी हालत पे हैरान होने लगे, लगता है कुछ ज़्यादा नाजुक मिजाज हो। जवादी के तंज ने मजीद गैरत भड़काई, प्लेट खाली करके ही छोड़ी और इसके बाद जैसे चिरागों में रोशनी ही नहीं रही। पानी भी पिया, पापड़ भी चबाए, मगर मर्ज बढ़ता गया। जू जू दुआ की, चलो घर चलो, जाकर चीनी खिलाती हुई से। सारी तफरीक गारत हो चुकी थी। फूफी के वापसी के ऐलान ने इनके बाकी बच्चों को बदमज़ा कर दिया। वैसे यार जवादी, इस हुस्ने मजाक का मतलब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। ये एक हीरो का विलन से इंतकाम है, दिल वालों की बातें हैं बस, और कुछ नहीं। मेरा बस चले तो इस मिर्चों की बोरी में बंद करके किसी किरियाने वाले को हाथ फरोख्त कर दूँ। चलो भी, तुम दोनों इधर क्यों रुक गए हो? फूफी हजूर ने पुकारा। दोनों बातों का सिलसिला मौकफ करके चल पड़े। घर करीब आने पर इन दोनों ने खुदा हाफिज कहा और अपने घर की राह ली। वे किधर थे तुम दोनों? ज़रा घर में नहीं बैठा जाता, हमारे साथ नहीं गए और गर्मी में पता नहीं किधर किधर मारे मारे फिरते रहते हो। जवादी की अम्मा देखते ही शुरू हो गई। दादी बड़े कमरे में तशरीफ फरमा थी। आवाज़ सुनकर वो भी बाहर आ गई। आप गर्मी में क्यों निकल आई? एसी की ठंडक में बैठे, हम डांट खाने इधर ही आ जाते। शिबली ने अदब से कहा। वे बेहद आए तो फ़ोन भी बंद कर रखे थे। इधर गाड़ी ख़राब हो गई, तुम लोग को कितने फ़ोन किए, आकर ले जाओ। बाप तुम्हारा गड्डी ठीक कराने गया है। इब्राहिम को तो दोपहर में ही किसी दोस्त का फ़ोन आ गया था, वो इधर निकल गया। हम औरतें बड़ी मुश्किल से टैक्सी करके आई हैं। क्यों, क्या टैक्सी भी ख़राब थी? धक्का लगाना पड़ गया था या बगैर ड्राइवर के थी और ये सीट आपको संभालनी पड़ी? बकवास ना कर जवादी, अंदर आकर मेरे पैर दबा, बड़ा दर्द हो रहा है। और तू शिबली, ज़रा चाय तो बना हमारे लिए, बड़े ही थक गए हैं। चाय पी लेंगी तो फिर सारी रात छत को तकते गुजारेंगी, नींद नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ दादी थोड़ी भंग मंगवा कर रखें। सच्ची कल ही मैंने इसकी अफादियत पर एक किताब पढ़ी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। है कैसी बातें कर रहा है? कुछ पता भी है किसकी नस्ल है तू? खबरदार जो अब ये नाम भी लिया तो। दादी को जवादी की बात पर सदमा ही हुआ, गुस्सा भी आया। वो नीलमा की बच्ची कहाँ रह गई है? नीलमा ज़ेबा के घर गई है। ज़ेबा की अम्मी और छोटी बहन आई हुई थी, इधर बड़ा इसरार कर रही थी, इसलिए नीलमा को भेज दिया मैंने इनके साथ। वापसी का क्या प्रोग्राम है मुझे बता दीजिएगा, मैं लेता आऊँगा। बात ज़ेबा के घर तक पहुँची की हो और शिबली ये मौका गवा दे, आ जाएगी कल शाम तक। वो गरीब भी कहाँ कहीं आती जाती है। बड़ी खुश थी ज़ेबा के यहाँ जाने से, वहाँ पर भी सारी लड़कियाँ ही है ना, दिल लग जाता है इसलिए नीलू का।
जी हाँ, काफ़ी शरीफ घराना है, शिबली ने तारीफ की। रात के खाने से फारिग होकर शिबली की अम्मी ने घर जाने का इरादा जाहिर किया, लेकिन जवादी की अम्मी ने आज रात के लिए इन्हें और दादी को इधर ही रोक लिया। ख़वातीन देर तक आज मिलने वाले रिश्तेदारों पर हर तरह का तबसरा फरमाती और इन्हें बोर करती रहीं। जब भी उठने का इरादा किया, डिप्ट कर यही कहा कि वे बेहदाए तो कभी घर वालों के साथ भी बैठ जाया करो, और इन्हें बिठाने के बाद फिर भूल ही जाती। मिस जाल है जो इन्हें पूरे 3 घंटों में इनसे कुछ पूछा हो या इन्हें कुछ बताया हो। आखिर दोनों यही कारपेट पर लेटे और सो गए। आंख सुबह दादी के जगाने पर खुली, वो नमाज के लिए जगा रही थी। उठ जाते हैं दादी, आप बिना पहली अजान के साथ ही जगाना शुरू कर देती हैं। हाँ, वो इसलिए कि उठते तुम तब हो जब आखिरी चंद मिनट बाकी रह जाते हैं। बात सच थी, सो खामोश होना पड़ा। उठ जा शिबली, ये तेरा नहीं तेरे ताया का घर है। यहाँ मेरी आवाज़ पर ना जागा तो सुबह सुबह जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया दादी, आपकी इत्तला ने मुझे बर वक्त ख्वाब गफलत से जगा दिया। शिबली एकदम से उठ बैठा था। दरवाजे पर दस्तक देते ही पप्पू का हंसता मुस्कुराता चेहरा बरामद हुआ। तुम्हें पता था हम आए हैं? जवादी ने जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब आया। अच्छा, फिर होंठों पर मुस्कुराहट क्यों? तो आपका ख्याल है मैं सिर्फ आपको देखकर मुस्कुराता हूँ? वाकई यही ख्याल था। अच्छा हुआ जो ये खुशफहमी दूर हो गई। जवादी उदास हो गया। ये इस घर की दहलीज पर कदम रखते ही तुम्हें उदासी का दौरा क्यों पड़ने लगता है? मेरी मानो तो छोड़ दो इस घर का ख्याल, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। बको मत, इतनी मिर्चें खिलाकर भी तसल्ली नहीं हुई। मिर्चें खाकर वो कौन सा वापस भाग गए हैं? यही जमे हुए हैं। खैर तो है, आज इतने सवेरे सवेरे खाला नसरीन किसी काम से सहन में निकली। इन्हें देखा तो ना सिर्फ टटकी बल्कि तेवर बताते थे। आज इतने बरसों में पहली बार इन्हें इनका आना कुछ अच्छा भी नहीं लगा। वो खाला इधर से गुजर रहे थे, सोचा आपके मेहमानों की खैरियत ही मालूम करते चले। ना, मेरे मेहमानों को क्या हुआ है जो खैरियत मालूम करने चले आए हो? मैं तो कल से तुम लोग को चेक ही कर रही हूँ और परेशान हो रही हूँ। ओए, इधर तो ध्यान ही नहीं गया। आखिर ये खाला के ख़ास मेहमान हैं, इनकी राहों में तो हरदम आंखें बिछाएंगी। और हम कौन सा किराए के कातिल हैं जो मेहमानों पर नज़र रखे हुए हैं? जाओ शाबाश, घर जाओ अपने। इससे पहले कि वो पलट जाते, फूफी भी कमरे से बरामद हो गई। इन्हें देखा तो बांछें खिल गईं। तुम दोनों आए हो? सच्ची सारी रात तुम्हें ही याद करती रही हूँ। आओ आओ, खड़े क्यों हो? वो जी हम इधर बैठक तक ही आया करते हैं। वो कमरे में खींच रही थी, बताना पड़ा। चलो फिर इधर ही बैठो। अनीला बड़े मज़ेदार पराठे बना रही है, खा कर जाना। हम तो नाश्ता करके आए हैं। कोई बात नहीं, 2-4 नवाले हमारे साथ भी ले लेना। वैसे कल नहर पर बड़ा मज़ा आया। लड़कियां आज चिड़ियाघर जाने की ज़िद कर रही हैं, वरना मेरा प्रोग्राम तो आज फिर नहर पर जाने का था। अब खाला नसरीन की मौजूदगी में वो क्या जवाब देते कि वो तो नज़र इन्हीं पर जमाए जैसे एक एक हरकत का जायज़ा ले रही थी। मई का महीना, दिन के 12:30। ये जज्बा शौक ही था जो घर से निकाल लाया था, वरना और तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बंदरों के पिंजरों से ज़रा आगे ही बढ़े थे कि आंखों के आगे नीले पीले तरमड़े लहराने लगे। तब ये दोनों तो छाँव में आ बैठे। पप्पू बेचारे को भी दबोच कर अपने पास बिठा लिया। बाकी सब आगे बढ़ गए। मैं भी इनके साथ जाऊँगा। पप्पू भी सुड़ा। बेवकूफ़, बीमार पड़ जाओगे। नया खर्चा, नई मुसीबत। क्या कभी कुत्ते बिल्लियाँ कौवे चिड़िया नहीं दिखे जो इस गर्मी में इनके दीदार को मरे जा रहे हो? खबरदार हिलने की कोशिश न करना, वरना बंदर के पिंजरे में तुम्हें भी बंद कर दूंगा। धमकी का आराम थी रही। पप्पू की जिद जाती रही। वो इन्हीं सबके पीछे जाने की बजाय इधर ही लगे झूला झूलने लगे। खाने का आगाज हुआ। जवादी ने जमीला के बनाए पुलाव की खूब तारीफें की। शिबली इस दौरान अल्लाह ताला से ही को फराटेदार झूठ बोलने पर माफ़ कर देने की दरख्वास्त करता रहा। ऐसा खाना और इधर कभी नहीं बना। इधर चिड़ियाघर में बनेगा भी क्यों? शेर गैंडे पिलाओ थोड़े ही खाते हैं। पप्पू ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास तो शिबली इसे सारस दिखाने ले गया। हालांकि बच्चा बता रहा था इसे सारस देखने से ज़्यादा खाना खाने में दिलचस्पी है। इसके जाते ही जवादी ने बानों की सुस्तियों नालायकियों के किस्से घड़ घड़ के सुना डाले। अच्छा, खाला तो कहती है मेरी बेटी बड़ी सुगर है। अनीला ने मुंह बनाकर नकल उतारी। कौन सी माँ है जो बेटी की तारीफ नहीं करेगी? वो भी करती है तो बुराई क्या है? लेकिन हम तो पड़ोस में रहते हैं, पकवान का लेन देन आम बात है। लेकिन इनके यहाँ से आज तक कोई स्वाद की चीज़ नहीं आई। और सुबह कह रही थी पिलाओ मैं बना देती। शुक्र है मैंने बनवा नहीं लिया। ए बस चुप कर, ख्वामखा क्यों बुराइयां कर रही है? अच्छी बच्ची है, बड़ी एहतराम करती है मेरा। पुप्पी का दिल नामुराद तो लगता था, बानों पर अटक कर ही रह गया। कदम कदम पर कोई ना कोई खूबी याद आ जाती थी। जबकि पप्पू सारस देखकर वापस आया। जवादी बानों को फूटर बन पर इतना बोल चुका था कि लिखा जाता तो एक 420 सफ़ात की किताब वजूद में आ सकती थी। पुप्पी काफ़ी बाइखलाक तो थी। दोनों लड़कों को खाना भी खुद निकाल कर दिया और बार बार दिया। आइसक्रीम, बोतलें, चिप्स, जूस बार बार सिर्फ इन्हीं दोनों को पेश किए गए। लेकर लाते रहे पर ना जी,
کھانے کے بعد بقیہ جانوروں سے ملاقات کی گئی۔ اب سورج ڈھل رہا تھا، سو یہ دونوں بھی ساتھ ساتھ تھے اور لڑکیوں کو بتا رہے تھے، بڑے شہر کی لڑکیاں ہاتھی کے دانت کی طرح ہوتی ہیں، آپ کی امی تو بڑی بولی ہیں، آپ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دیجیے گا۔ ہائے اللہ، ہم آپ کی یہ رائے اپنی امی تک پہنچائیں؟ توبہ توبہ، آپ بھی نا بڑی شریر ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ خواہ مخواہ شرما گئی تھی۔ جب واپسی ہوئی مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی اور خالہ نسرین انہیں گھور رہی تھی۔ گلی میں آتے ہی جوادی شبلی سے بولا، دیکھا تم نے کتنا بدل گئی ہیں خالہ، اب انہیں ہمارا آنا جانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرا جی چاہتا ہے اس امجد کے بچے کو مکھی بنا کر دیوار سے چپکا دوں۔ ہاں ہاں، وہ بھی عین نکاح کے ٹائم، سب کچھ تیار ہے، تقریب اپنے جوبن پر ہے۔ آئے ہائے، کوئی لڑکے کو تو لاؤ، مگر یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ایک مکھی بلکہ مکھا شیروانی پہنے دیوار سے چپکا 8 آنسو بہا رہا ہے۔ ان اپنے نصیبوں کو کوس کوس کے اس کا گلا بیٹھ چکا ہے۔ بس ادھر تو فیصلہ ہی ہوا ہے، عزت بچانے کے لیے، جگ ہسائی سے بچانے کے لیے کوئی دوسرا لڑکا ڈھونڈو، اور یہ دوسرا لڑکا جناب جوادی سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ سو جٹ سے جوادی صاحب کو پکڑ کر منہ ہاتھ دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر مولوی صاحب کے روبرو بٹھا دیا گیا، اور یوں ڈرامائی طور پر مسز شہر بانو جواد بن گئی ہے۔ بکواس بند کرو، میں بڑا پریشان ہوں، کوئی حل سوچو، بھلا یہ امجد بانو کی قابل ہے؟ امجد ہی کیا، جواد کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی لڑکا بانو کی قابل نہیں ہے۔ میں خالہ نسرین کو اتنی ظالم ماں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا، گھر کا گیٹ آ گیا ہے، تم والدین کی عدالت میں پیش ہونے کی تیاری کرو، میں گھر چلتا ہوں۔ نہیں شبلی، تم بھی ادھر ہی رک جاؤ، پتہ ہے راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، اگر نیند آ جائے تو پھر خواب ایسے خوابناک آتے ہیں کہ نیند آنے پر ہی پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں، امجد کے خوابوں کو نہ کبھی پورا ہونا ہے نہ ہوں گے۔ ارے میں تو عین نکاح کے وقت اس کی ایک عدد بیوی اور ساتھ ساتھ 2 بچے بھی پیش کر دوں گا۔ ارے ہاں، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ مارے جوش کے جوادی اس کے گلے لگ گیا، مگر مجھے تو کب سے یہ خیال آیا ہوا ہے، اسی لیے تو مطمئن ہوں، مجھے کہہ لینے دو، تسی گریٹ ہو۔ وہ فقیرنی جو اکثر ہمارے اسکول کے گیٹ کے قریب مانگنے بیٹھی ہوتی ہے، ارے وہی جس سے ایک بار ہم نے 100 روپے ادھار بھی لیا تھا۔ سیدھی طرح بولنا، چھینوں کی بات کر رہا ہے، اس کے سامنے اب چھینوں نہ کہنا، یاد نہیں بتایا تو تھا، اس نے نام بدل لیا ہے، اب وہ کترینہ کیف کہلاتی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں امجد کی فرضی بیوی بنانے کے لیے وہ بہترین ہے۔ ارے ہاں یار، وہ ہمیں انکار نہیں کرے گی۔ جوادی کا دکھ اب کافی حد تک دور ہو چکا تھا۔ گھر آئے تو نیلما کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ دادی اور شبلی کی امی کے بارے میں پتہ چلا اپنے گھر جا چکی ہیں۔ ویسے دادی شاید صبح کو دوبارہ چکر لگائیں۔ امی کدھر ہے؟ جوادی نے دھیرے سے پوچھا۔ ان کی دوست سلمہ آنٹی آئی ہوئی ہیں، رات کا کھانا کھا کر جائیں گی، کچھ سودا منگوانا تھا، کدھر تھے آپ؟ یا اللہ شکر، سلمہ آنٹی اچھے وقت پہ آئی ہیں، لاؤ لسٹ بنا کر دو، کیا کیا منگوانا ہے۔ نیلو، میں نے سنا تھا تم زیبا کے ہاں گئی تھی۔ شبلی جوادی کے ساتھ قدم نہیں بڑھا سکا تو جوادی کو بھی رکنا پڑا۔ جی بالکل گئی تھی، بڑا مزہ آیا تھا، بڑا اچھا ٹائم گزرا۔ اوہ بھلا وہ کس طرح؟ دلچسپی عروج پر تھی بھئی، 3 لڑکیاں ہیں ان کے گھر میں، ہم نے مزے کی ڈشز ٹرائی کی، ہنسی مذاق بھی، پتہ بھی نہیں چلا ٹائم گزر گیا۔ وہ تو نانا ماموں مجھے لینے آ گئے، ورنہ میں تو مزید 1-2 روز بعد آتی۔ کچھ کہتی تھی زیبا؟ ہاں کیوں نہیں، کہہ رہی تھی پھر دوبارہ بھی آ کر ٹھہرنا۔ نیلما نے اپنی سادگی میں جو بتایا، جوادی شبلی کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اور ہاں شبلی بھائی، ایک کام آپ کے لیے بھی بتایا ہے۔ وہ کیا؟ شبلی پورا کا پورا کان بن گیا، کہہ رہی تھی دادی کے انگوری دوپٹے پر جو کروشیے کی بیل ہے وہ انہیں بے حد پسند ہے، وہ لا کر نیلما کو دے دے، جب دوبارہ نیلما ہماری طرف آئے گی تو میں اس سے لے لوں گی۔ یہ نہیں کہا کہ دوپٹہ میرے گھر آ کر مجھے دے جائے؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا، نیلما نے سوچ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ اس کا فون آیا تو کہہ دینا دوپٹہ پرانا اور بدرنگ ہو چکا تھا، دادی نے کترینہ کیف کو دے دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر جوادی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ کیا کہا بھائی؟ کترینہ کیف کو بتائیں؟ کیا واقعی؟ نیلما کی حیرت میں ڈوبی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ رکے نہیں۔ ابھی سویر کے صرف 10 ہی بجے تھے، دونوں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ انیلا اور جمیلہ کا ان کے ہاں نزول ہوا۔ نیلما اور امی سے بڑے ہی اتفاق سے ملی اور وہ حلوہ پیش کیا جو بقول ان کے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی تھی۔ اچھا میٹھے کا حلوہ ہے؟ امی جی نے خوشی کا اظہار کیا، پھر فوراً ہی فرمایا اگر اس میں سوجی بھون کر شامل کر دی جائے اور بھی اچھا بنتا۔ مجھے لگتا ہے تم نے سوجی نہیں ڈالی۔ دونوں نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکی کہ انہیں واقعی علم نہیں تھا خالہ نسرین نے سوجی ڈالی ہے یا نہیں۔ وہ جی آپ کے گھر میں شاید
2 लड़के रहते हैं। नाम तो हमें मालूम नहीं, वो खाला बुला रही थी इन्हें। अच्छा, नसरीन ने बुलाया है। नीलिमा जाकर देखो, सो रहे हैं या दुनिया पर एहसान करने उठ गए हैं। फिर लड़कियों से बोली, नसरीन ने तुम्हें क्यों भेज दिया? अपनी छोटी को भेज देती या दीवार से ही कह देती। वो असल में पप्पू बड़ी तारीफ कर रहा था आप लोगों की, इसीलिए भी हम भी चले आए। चलो अच्छा किया। अम्मी मोहतरमा को लड़कियां कुछ भाई नहीं थी, वो दोनों तो अभी सो रहे हैं। जब उठेंगे मैं इन्हें खाला की तरफ भेज दूंगी। और ये बानो कहाँ है? आजकल लगता है ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। नहीं नहीं, मसरूफियत कैसी, सारा घर तो आते ही हम बहनों ने संभाल लिया था। बस वो वैसे कमरे से कम ही निकलती है। हमने तो हैरत होती है कि आपसे दोस्ती है, आप इसे याद कर रही हैं। हम तो समझे थे बड़ी गरूर है, इस किसी से भी बात नहीं करती शायद। हाय, बानो और मगरूर, वो तो बड़ी ही स्वीट लड़की है। नीलिमा इसकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकी। आहो, जहाँ मतलब दिखाई देता हो वहाँ तो शहर टिपकाना ही होता है, बड़े मायने खेज अंदाज में कहा गया था। नीलिमा तो नोट नहीं कर सकी, लेकिन जवादी की वालदा मोहतरमा को हेडमास्टरनी साहब है कैसे ना पहचानती, लेकिन बोली कुछ नहीं। बेज़ाहिर अखबार की जानिब मुतवज्जो हो गई। वो मेरी अम्मी भी आना चाहती थी आपके घर। अनीला ने मुतवज्जो किया। जम आओ, हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अच्छा, फिर हम चलते हैं। आपके बेटे जब नाश्ता वगैरह कर ले तो मेरी अम्मी का पैगाम दे दीजिएगा। नीलिमा कान खोल के सुन ले, कोई पैगाम देने की जरूरत नहीं, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये अपना ही पैगाम लेकर आई थी। आय हाय, ये बेगैरत, नाम डिबोएंगी बाप दादा का। पता नहीं क्या क्या बकवास मारी है लड़कियों के सामने, दीवानी सी हुई जा रही है। 11 बजे जब दोनों नाश्ता कर रहे थे, दादी और नाना मामू चले आए। वे शिबली, तेरी माँ घर में अकेली है, नाश्ता खत्म हो जाए तो घर चले जाना। सवाल ये पैदा होता है दादी कि इन्हें आखिर बड़ी पढ़ाई दुनिया में अकेला छोड़ा क्यों गया है? अच्छे भले आप दोनों घर में मौजूद थे, इधर क्यों चले आए? आज मेरा मसाले वाले टिंडे खाने को जी जा रहा है, और उठ क्यारी में टिंडों की बेल कैसी हड़ी बड़ी है, बस वही लेने आई हूँ। तोबा, क्या शौक है, अब इस आग बरसाती गर्मी में बैठकर टिंडे तोड़ेंगी? ना, मैं क्यों तोड़ूंगी? तुम दोनों को शर्म ना आएगी? जवान जहान होकर खुद तो इधर बैठे हो और बूढ़ी दादी धूप में जल रही है। चलो जी, बात ही खत्म। आज हमें ये कहने दे दादी, तुसी ग्रेट हो। दोनों ने मिलकर कहा था। नीलिमा ने भी इस बात में सर हिलाया और हंसने लगी। अस्सलाम वालेकुम। खुले गेट से 12-13 साल का एक अजनबी लड़का दाखिल हुआ। वो अजनबी घर वालों के लिए था। ये दोनों तो अनीला जमीला के भाई को अच्छी तरह पहचानते थे। वो मेरी अम्मी को कुछ काम था जी आप दोनों से, याद कर रही हैं आपको। इधर आओ, पहले ये बताओ किसका पुत्र है तू? दादी ने कड़क कर बुलाया था। इंसान का ही बच्चा है दादी, जवादी ने इतला दी जो सुनी नहीं गई। मैं अपने बाप का बेटा हूँ जी। बच्चा भी घबराया। अच्छा, वाकई? शिबली की पुरमुसरत आवाज़ गूंजी, जिसे नाना मामू ने मजीद गुल अफशानी से रोक दिया। तेरी माँ इन्हें क्यों याद कर रही है? ये क्या गली में दुपट्टे रंगते हैं या नाले पढ़ाते बेचते हैं? दादी, दोनों ने एतराज़ किया। चुप वे, ये सारी जनानियाँ तुम्हें ही क्यों याद करती रहती है? हमें क्या पता, ये तो आप याद करने वालियों से पूछे। शिबली ने शादी ने मजीद इजाफा किया। कसम खाकर बताएं, कभी हमने भी किसी जनानी को याद किया है? ये है कौन? मोहल्ले में नया आया है क्या? दादी की नज़रें बच्चे का जायजा ले रही थी। अम्मा कहती है अब शादी करवा के ही इस शहर से वापसी होगी। हाय आय हाय, दूर फिटे मुंह। दादी तो उछल पड़ी, जबकि ये समझ रहे थे किसकी शादी का इरादा है। इसलिए जवादी का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। बच्चे को वापस दुड़ा ना देता तो ऐन मुमकिन था जवादी एक हाथ ही झड़ देता। देखो भाई, दुनिया का तमाशा। बच्चा बता रहा है माँ इसके शहर में शादी करने आई है और शादी करवा के ही वापस जाएगी। बुलाया जा रहा है हमारे होनहार पोतों को, यानी नज़र इन पर है और ये अकल के अंधे जिस पर वो उंगली रखेगी वो ही नकाब पढ़वाने पर तैयार हो जाएगा। नर मैं कहती हूँ लिहाज नहीं करूँगी, 100 जूते लगाऊंगी तुम में से जो इससे शादी करेगा, इससे भी और साथ इस मीसनी को भी। जाहिर है जी, जब पोते की बीवी बन जाएगी फिर तो आपकी जूतियों की मार इसके लिए ऐन सादत बल्कि बाइसे इफ्तिखार ही होगी। शिबली ने संजीदगी से कहा था। मुझे तो तेरी ही नीयत खराब लग रही है। नाना मामू की गहरी जांचती निगाह इस पर थी। अल्लाह को माने मामू क्यों बहतान लगा रहे हैं? फिर क्या जवादी? उन्होंने उंगली उठाई। जवादी ने तो नन बनने का फैसला कर लिया है, वो अब सारी उम्र शादी नहीं करेगा। नन? बात तो सुनो, अब कहाँ चल पड़े हो? टींडे तो उतार दो मुझे। जहांगीर का मकबरा था और फूफी जी की पूरी फैमिली के साथ ये दोनों थे। चाट खाने के बाद सब बहुत खुश थे, इसलिए फैसला हुआ था कि एक एक प्लेट मजीद खरीदी जाए। मैं तो आइसक्रीम भी लूँगा, मेरे लिए नान कबाब पकड़, मैं तो थक गई हूँ। मजाल है जो किसी ने इस इमारत में कोई दिलचस्पी लो हो। वो मुतवज्जा थे तो सिर्फ खाने पीने की दुकानों की तरफ। हाँ, कुछ देर बाद कुछ गोड़ियाँ भी इन्हें मुतासिर करने लगी। जो बेचारियाँ इमारत की एक एक ईंट से तरीक गंगालते नहीं थक रही थी। मैं क्या जी, सुना है इन गोड़ियों को पाकिस्तानी लड़के बड़े अच्छे लगते हैं। अमजद करीब आकर सुनी सुनाई की तस्दीक करवाना चाह रहा था। पाकिस्तानी लड़के? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बस एक बात इन्हें नापसंद है पाकिस्तानियों की। कहती हैं बुज़दिल होते हैं, दूर दूर से ही देखते हैं, छूने की कोशिश नहीं करते। अच्छा जी,
ओह, ये तो बड़ी बेइज्जती करवा दी है पाकिस्तानी लड़कों ने। अमजद साहब जोश के आलम में आगे बढ़े, आगे और आगे, और जब ये वहाँ पहुँचे फरीज़ा अदा करने की आरजू में, चोर एक पुलिस वाला जनाब अमजद साहब की ठकाई में मसरूफ़ था। गोलियाँ शायद कुछ देर पहले खफा हुई होंगी, अब तो फिर एक बार इनकी दिलचस्पियाँ एक एक ईंट में थी। मार खाने के बाद अमजद साहब ने इस मार का मुआवजा पुलिस वाले साहब को पेश किया और बेज़ाहिर बेनियाज बने दूसरे रुख पर चले। देखे तो कितने डेंट पड़े हैं, शिबली ने कहा, और दोनों इसके पीछे लपके। वापसी शाम को हुई, सारा दिन खूब खाया पिया गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज फूफी बार बार हम तो खाते पीते घराने के लोग हैं की तकरार करती रही थी। इन्हें बानों के घर के दरवाजे पर छोड़कर दोनों अपने घर की जानिब बढ़े थे। वैसे आज अमजद की खातिर अच्छी हुई है, जवादी के दिल को ठंड पड़ी थी। हाँ, पुलिस वाले के हाथ का पूरा निशान पड़ गया है चेहरे पर। घर में दाखिल हुए तो बरामदे में दादी, अम्मी और नाना मामू के साथ साथ खाला नसरीन को भी खड़ा पाया, और सबसे पहले इन्हें मुखातिब भी खाला नसरीन ने ही किया। अल्फाज कुछ यूँ थे, हाँ जी, घुमा फिरा लाए हो अपने ससुरालियों को। हमारे कहाँ से ससुराली हो गए, क्यों मजाक करती हैं खाला, दोनों की सियाने हो गए। नहीं, परेशान क्यों होते हैं, इधर तो तैयारियां हो रही हैं खुल के। कैसी तैयारियां, कैसी होती हैं तैयारियां? हाय आपा, कितना समझाया मैंने इन दोनों। ना इतनी मोहब्बतें बढ़ाओ कि मेरी तो बरादरी के लोग हैं, खूब जानती हूँ इन्हें, कहाँ वो कहाँ आपका घराना, मगर इन लड़कों की मत मारी गई है, एक नहीं सुनी मेरी। खाला की शिकायतें जारी थी। हम तो आपके मेहमान समझकर इज़्ज़त कर रहे थे। मैंने कहा तो था अपने मेहमानों की मैं खुद ही इज़्ज़त कर लूँगी, पर ना जी, ये आजकल के बड़े पता नहीं मक्खियों वाली खासियत क्यों रखते हैं। ना वो लड़कियां भला किस तरह भी तुम्हारे काबिल हैं। दोनों ने पुरजोर अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। देखा अब कैसे मुकड़े हैं। और इधर वो आपा सुबह मुझे कहकर गई थी, जिस मकसद के लिए लाहौर आई थी पूरा हो गया। मेरी लड़कियों को बड़े शहर में शादी करने का शौक़ था। देख लो, आते ही दौड़ कैसे उम्दा लड़के मिले हैं। बस बात पक्की ही समझो, और तुम हो के छुपाड़े हो हमसे। कब? क्या वो लड़कियों की शादी के लिए आई थी, लड़के अमजद के लिए नहीं? जवादी ने मड़ी मड़ी आवाज़ में पूछा था कि अमजद पर ढाई जुल्म याद करके क़यामत ढाई गई थी। ना, अमजद भला इस जोगा है बेचारा। आपा कहती है पहले लड़कियां ब्याहूंगी, और मिल गया तुम जैसे काट के उड़ू। ठीक कहती हैं आप, बिल्कुल ठीक फरमाती हैं आप, हमें एक एक लफ्ज़ से इत्फाक है। जवादी ने कुर्सी पर बैठे पेचो ताप खाते नाना मामू के पैर से जूती उतारी और दादी के हुजूर पेश करने के बाद फर्श पर अकड़ू बैठ गया। कुछ ऐसा ही शिबली ने भी किया। खुद इनका ख्याल में आज वो जूतियाँ खाना इनका हक बनता था। खाला ने जो कुछ बयान किया था, इसके बाद दुनिया में भला इनसे बड़ा चुगत कौन हो सकता था। जमीला, अनीला की वालदा, जब किसी ज़रूरी बात के बहाने इधर चली आई तो वो दादी से ताड़ ताड़ जूतियाँ खाने में मसरूफ़ थे। बस वो वहीं से वापस पलट गई, सुबह अपने शहर गई और मुड़कर नहीं आई।